हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत गौतम। आपका फिजिक्स टीचर आपके लिए लाया हूँ एसी के क्लास टेस्ट के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो हमारा टेस्ट हुआ था इसका जो कोड था SPP0624। आज हम उसके सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। ठीक है, और हमारे साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी आप भी समझते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेंगे इसका वेटेज देख लेते हैं जेई का। और इसका वेटेज जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर पेपर के अंदर मिल जाएंगे। और लगभग 5 साल के अंदर टोटल 97 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सिर्फ एसी से। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे एसी टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट एंड इट्स एलिमेंट्स हो गए, और एलसीआर सर्किट हो गया, और ट्रांसफार्मर हो गया। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपना पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक एलसीआर सर्किट की, मतलब इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और एक रजिस्टर भी है, उसकी कितनी दे रखी है, F0 दी हुई है। हमसे बोला गया है कि क्या होगा अगर हम उसका कैपेसिटेंस को क्या करें, 4 गुना क्या करें, बढ़ा दें, तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबको पता है, एक फॉर्मूला हम लोगों को बहुत पहले से पता है। F0 का फॉर्मूला जो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में 1 अपॉन में L से। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F0 जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय हमारे रूट L के। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, C से कितना करते हैं, 4C कर रहे हैं। तो हम इसका सेम उसी तरीके से करेंगे, दो इक्वेशन इसके क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो पहला क्या था, F0 था उसकी पहली फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन में रूट L लिख लिया, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया, 1 दे दिया। अच्छा, जो दोबारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो के आई उसको बोल दिया F0C, F0 है ना, F0 डैश बोल दिया उसको। इसका कितना होगा, इसका होगा 1 अपॉन में रूट L, C की जगह क्या आएगा, 4C आ जाएगा। अच्छा, 4C आएगा अंदर, तो 4 तो रूट के अंदर, तो 2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो 2 कहाँ पर आ गया, तुम्हारा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 रूट L C हुआ हमारा। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड मार देंगे। ठीक है, 2 से किसको डिवाइड मार दो, 1 से क्या करो, डिवाइड मार दो। आपको क्या मिलेगा, F0 डैश अपॉन में F0 क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन में 2 रूट L C। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट L C। तो यहाँ से हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये LC ऊपर जाएगा और एक LC से ये LC कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा F0 डैश अपॉन में F0 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 1/2। ठीक है, तो F0 जो हमारी चेंज इन फ्रिक्वेंसी हुई कितनी हुई है, F0 की क्या हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम कैपेसिटेंस को 4 गुना बढ़ाएंगे तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, पहले से आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है इन द गिवन सर्किट, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। हमको क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की। अच्छा, सर्किट के अंदर क्या गिवन है, रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल दिया हुआ है, इंडक्टर के अलोंग दिया हुआ है, कैपेसिटर के अलोंग दिया है। हमको क्या निकालना है, नेट ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो नेट ईएमएफ का हमको फॉर्मूला पता है क्या, VR का स्क्वायर प्लस में क्या, जो भी बड़ा है उसमें से क्या करो, छोटे वाले को माइनस कर दो। तो VC, VC बड़ा है, VC माइनस VL का होल स्क्वायर, जैसे जेड का फॉर्मूला होता था वैसे इसका ही फॉर्मूला है। तो सबकी वैल्यू पुट करो, 80 का स्क्वायर प्लस में VL कितना है तुम्हारा, 100, 100 - 40 कितना हुआ तुम्हारा, 60 हुआ। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600। तो हम लिख देते हैं 60 का स्क्वायर। अब हमारा हम कितना आ रहा है यहाँ से, ये 6400 आया, और यहाँ से कितना है तुम्हारा, 3600। हमारा रिजल्ट निकलेगा कितना, 10,000। तो हमारा कितना आ गया यहाँ से आंसर, 100 वोल्ट आ गया इसका रूल। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमको क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में, पढ़िए जरा ध्यान से। हमको बतानी है रीडिंग क्या होगी एमीटर की और वोल्ट मीटर की, जब बहुत इंस्ट्रूमेंट जो है, और हाँ ये भी गिवन है कि बहुत इंस्ट्रूमेंट एसी को मेजर करने के लिए हैं। दोनों इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों एसी के लिए हैं, है ना। डीसी के इंस्ट्रूमेंट एसी एमीटर हो गया या वोल्ट मीटर हो गया, डीसी के अलग होते हैं और एसी के क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनका नाम भी बोला जाता है, इनका नाम भी मैं आपको बता दूं,
हॉट वायर एमीटर, और दूसरे वाले का हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो एसी को चेक करते हैं, है ना, डीसी पर काम नहीं करते ये वाले इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, इनकी रीडिंग हमको क्या करनी है, पता करनी है। अच्छा, आपको एक डायग्राम तो याद होगा। कौन सा डायग्राम सर? एक डायग्राम आपने देखा होगा ना, वीएल ऊपर की तरफ होता है हमारा, है ना, वीएल। नीचे क्या होता है तुम्हारा, वीसी। और इस तरफ क्या होता है तुम्हारा, वोल्टेज अलोंग रजिस्टर हो गया हमारा। अच्छा, इंडक्टिव हमको क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस दिया है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको। अच्छा, हम एलसीआर सर्किट के अंदर जेड की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है। जेड जेड की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कितनी होती है। जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सएल का, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया आपका आर का स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। अच्छा, इसका मतलब है जेड किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, जेड आ जाएगा आर के बराबर, है ना, और आर की वैल्यू कितनी है, 55 ओम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अगर हम इसकी आई आर एम एस की वैल्यू लिखें, तो हम देखो, जो ये है ना, हॉट वायर एमीटर हो गया, ये क्या निकालता है, आई आर एम एस की वैल्यू क्या करता है, चेक करता है। तो जैसे आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी अपॉन में जेड आ जाएगी। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 110, और जेड की वैल्यू हमको कितना निकल गई, 55। तो 55 दूनी 110, तो हमारा आई कितना काउंट होगा, हमारा 2 एम्पियर का काउंट होगा। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, अब हमको निकालना है, वोल्टेज निकालनी है कि वोल्टेज कैसे नापेगा। तो वोल्टेज हमने देखी थी, वोल्टेज कैसी होगी हमारी, वोल्टेज देखो यहाँ से, वोल्टेज होती है हमारी वी एल माइनस वी सी। ठीक है, तो वी एल माइनस वी सी करो जरा कितना आया है। वी एल के एलोंग हमको पता है क्या, नहीं पता, कितना पोटेंशियल है। तो ऐसा करो, अगर हम क्या करें, इसको ऐसे फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम। अगर हम ये निकालना चाहें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एल को हम लिख सकते हैं एक्स एल आई आर एम एस। ठीक, माइनस क्या हो गया, एक्स सी आई आर एम एस। आप आई आर एम एस को क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास, एक्सएल माइनस एक्सी बच जाएगा। और एक्सएल माइनस एक्सी हमने देखा था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जीरो। ठीक है, और तो यहाँ से बताओ कितनी आई है, पोटेंशियल जो हमारा निकला, वी इक्वल टू आई आर जो निकल रहा है हमारा पोटेंशियल, वो हमारा कितना निकल गया, वो हमारा पोटेंशियल निकल रहा है जीरो। इसका मतलब है जो एमीटर था वो तो कितनी रीडिंग शो करेगा, 2 एम्पियर की, और जो पोटेंशियोमीटर था, पोटेंशियोमीटर ने, जो वोल्ट मीटर था, वो कितनी वैल्यू शो करेगा, जीरो। ठीक है, तो 2 एम्पियर और हमारा क्या हो गया, जीरो। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक हमको क्या दे रखी है, चौक कॉइल दे रखी है, जो ऑपरेट, एक चौक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैम्प। एक लैंप है, लैंप क्या, जो ट्यूबलाइट होती है ना, उनके बीच में एक फट्टी सी लगी रहती है ना, बीच में क्यूब, क्यूब शेप में लगी रहती है बीचों बीच, है ना, आपने देखी होगी। अगर आपके घर पर लंबी वाली ट्यूबलाइट है, वही क्या होती है, चौक कॉइल होती है। अच्छा, उसमें बोला हुआ है एक चौक कॉइल चाहिए होती है एक आर्क लैंप को ऑपरेट करने के लिए, कितने पर, 160 वोल्ट पर चाहिए होती है, इसका आरएमएस है। फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, अच्छा, और क्या दे रखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 5 ओम, और किस पर चल रही है, 10 एम्पियर, क्या है इसका आरएमएस वैल्यू है। अगर सेम आर्क लैंप को हम क्या लगाएं, डीसी पर क्या करें, ऑपरेट करें, तो हमको कितना रेजिस्टेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ये इसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं आईआरएमएस की वैल्यू, देखते हैं जरा कितनी होती है। अच्छा, इसके अंदर आईआरएमएस का काम है, हमको क्या निकालना है, कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एल की वैल्यू पूछ सकता था कि इंडक्टेंस फाइंड करो एल की वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी। तो अगर एल की वैल्यू फाइंड करनी होती तो आप कैसे कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन और आप क्या क्या और भी आ सकते हैं ना। जरूर नहीं यही क्वेश्चन पूछे, इसके अंदर कुछ एडअप करके और पूछ सकता है, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अगर ये पूछता इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करो, तो आप कैसे करते, आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाता आपका, वी आर एम एस अपॉन में क्या आता, जेड की वैल्यू आती। जेड की वैल्यू क्या होती, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और आर एल का स्क्वायर हो गया। आई आर एम एस की वैल्यू दे रखी है, वी आर एम एस की वैल्यू हमको दे रखी है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते, एल की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन अभी हमको ये वैल्यू चीज नहीं निकालने के लिए बोली है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बाकी आप इसका यूज करके एल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और आप इसको करना जरूर। ठीक है,
क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में एल की वैल्यू आपको दे दी होगी कि इसको क्या करो, फाइंड करो। अच्छा, हम ज्यादा आगे चलते हैं और डीसी के बारे में बात करते हैं कि जब हमारा डीसी के अंदर होगा, इन डीसी, तो हम डीसी के अंदर हम सिंपल सी क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ वाली, है ना। V इक्वल टू आई आर। अब आर क्या था, आर उसने बोला है कितना तुमको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए होगा, रिक्वायर्ड चाहिए होगा अगर चौक कॉइल का यूज नहीं कर रहे हो तुम। तो हमारा जो नया जो एडिशन रेजिस्टेंस आएगा उसको हम किसका नाम दे दें, आर डैश का नाम दे दें। भाई एक्स्ट्रा चाहिए तो आर डैश का नाम दे दिया हमने। अच्छा, अब हमको सब चीज तो गिवन थी। 160 वोल्ट पर क्या करना है, हमको ऑपरेट करना है। करंट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी थी, 10 एम्पियर, है ना। 10 एम्पियर दे रखा है। रेजिस्टेंस हमको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है पहले से उसका। और हमको आर डैश की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो यहाँ से आर डैश की जो वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी, वो 60 और 16 माइनस 5 कितने हो गए आपके, 11। तो आर डैश की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 11 ओम। तो सिर्फ यही पूछा था कि कितना एडिशनल हमारा रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। एल की वैल्यू तो पूछी भी नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा हुआ है अगले क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़िए। बल्ब दे रखा है और कैपेसिटर दे रखा है, दोनों किसमें लगा रखे हैं बच्चों, सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है तुम्हारा, कैपेसिटर दिया हुआ है, और दोनों के दोनों किसमें लगा रखे हैं, सीरीज में लगाए हुए हैं हमारे। और एसी की क्या है, सप्लाई है, ठीक है। इसमें पूछा है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो ग्लो का जो चेंज होगा ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमको क्या कर है, पूछा है। तो हमको आप बच्चों, आपको एक चीज तो पता है ना, आपको एक चीज पता है, आरसी सर्किट के अंदर, आरसी सर्किट के अंदर जैसे हम करंट की अगर इक्वेशन लिखें तो क्या होती है, वी अपन में जेड होती है। और वी अपन में जेड की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा तुम्हारा, एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जरा एक्सी की वैल्यू लिखे हम, तो एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में ओमेगा सी होती है। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ और सी। इसका मतलब है, देखो जरा, अगर हम फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, देखो अगर हम फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा अगर एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होगी हमारी यहाँ पर, तो हमारी करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इसका मतलब है जब हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सी की वैल्यू घटेगी, उससे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, करंट होगा, करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा जो बल्ब होगा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। ये तो बात हमको पता है। इसका मतलब है आधा बल्ब ग्लो इंक्रीज, तो बल्ब का जलना है या उसका चमकना है वो तेज हो जाएगा फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन पर देखते हैं जरा। इसने बोला है करंट पास कर रहा है कॉइल से और इसकी इक्वेशन लिख रखी है करंट की, आई टी इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी। और आप ना बच्चों, अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको साथ में लेकर बैठा करो, है ना, क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो और फिर उसको वीडियो को चलाया करो, देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो और आप कुछ नोट भी नहीं कर रहे हो। तो पहले से जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चंस नोट कर लिया करो उसके। और हाँ, क्वेश्चन के अंदर ना गिवन गिवन नोट करना होता है, पूरा क्वेश्चन ही मान लो गिवन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, वो लिख लिया कि गिवन के अंदर ये है। तो हमको इक्वेशन दे रखी है, हमको क्या फाइंड करनी है, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, करंट की इक्वेशन ये दे रखी है, हमको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आरएमएस का देख लेते हैं कैसे निकालते हैं आरएमएस। तो जो भी तुम्हारी क्वांटिटी है उसका क्या करो, स्क्वायर करो, उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, मीन करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसका रूट चढ़ा देना होता है। तब हमारा क्या निकल जाती है, आरएमएस वैल्यू निकल जाती है उसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ए प्लस बी की क्वांटिटी हमारी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ठीक है। 2ab हो जाएगा तुम्हारा, आप दोनों गुणा कर देंगे हम। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको। तो पहले कितना हुआ, 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी, 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी, दूसरे कितना हो गया, 9 cos स्क्वायर ओमेगा टी। फिर कितना आएगा तुम्हारा, 4 × 12 = 24, तो कितना आएगा, 24 sin ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी निकाल लूँ बाहर इसमें से, तो 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 9 cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 9 क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से कितने बचे,
यहाँ से बचे 7 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से क्या आ गया, 9 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या बचा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। और प्लस में कुछ बच रहा है 24 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखो एक बात सुनो। एक बात आपको देखो पता होगी, नहीं पता है तो मैं एक बार बता दूं, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, या कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, इनकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है आरएमएस के दौरान, आधी हो जाती है। और कोस ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया, इनकी वैल्यू कितने रख देते हैं हम, 0 कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 का एवरेज कितना है, 9 आया। 7 का एवरेज 7, इसका एवरेज कितना है, 1/1/2 आया। इसका एवरेज कितना आएगा सबका, इनका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो पूरी क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो जो हम लिख देते हैं कितना हो गया, यहाँ से 7/2 प्लस में कितना हो गया आपका, 9 हो गया। और ये मत भूलना कि सबके ऊपर क्या चढ़ा होता है, रूट चढ़ा हुआ होता है ना। बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, रूट भी होता है इस पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कितने, 9 दिन 18, 18 17 कितने, 25, और 25/2 कितना हो गया आपका, रूट 25/2 हो गया आपका, 5/√2। 5/√2 आपका क्या हो गया, आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 5/√2। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो रहा है बच्चों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखो। एक सर्किट दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, 12 ओम है। ठीक है, उसका इम्पीडेंस कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। आपको पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। हम सबको पता है पावर फैक्टर सर क्या होता है, cos फाई की वैल्यू होती है R/z, और z की वैल्यू कितनी होती है, z की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हमको दिया हुआ है। तो cos फाई की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 12 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस, और इम्पीडेंस कितना दे रखा है, 15। तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। कोस फाई की हमको वैल्यू निकालनी थी, हमको फाई की वैल्यू भी नहीं निकालनी थी। अगर फाई की वैल्यू निकालनी होती तो कितना आ जाता, 37 डिग्री का आ जाता, फाई आ जाता 37 डिग्री। लेकिन वो नहीं निकालना, हमको कोस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो 4/5 करो कितना हो जाएगा, 0 लगेगा, 4 × 5 = 20, और 5 5 8 = 40। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, हमारा 0.8 के करीब आएगा हमारा। ठीक है, तो कितना है इसका, 0.8। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। अच्छा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन के बोला हुआ है कि एक साइनसोइडल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1, और एक दूसरा ग्राफ दे रखा है V2 का। पहली वाली वेव तो साइन की वेव है, दूसरी वाली दे रखी है स्क्वायरिकल वेव, दे रखी है स्क्वायरिकल फॉर्म में। इसमें बोला हुआ है पावर की जो वैल्यू दे रखी है, पहले वाले के लिए क्या दे रखी है, W दे रखी है। अब ये पूछ रहा है इसके लिए पावर की वैल्यू W दे रखी है, तो इसके लिए कितनी होगी, तो W' की वैल्यू होगी चेंज हुई, वो पहले वाले का कितना गुना होगी, ये हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमको देखो, पावर के साथ हमको काम करना है। अभी पावर का मान लो P, मान लो उसने W लिख रखा है, तो हमको पता है क्या होता है, V/RMS का स्क्वायर अपन में कितना होता है, R होता है। ठीक है, इतनी बात हमको सर पता है। अच्छा, साइन वेव जो होती है, साइनसोइडल वेव जो होती है, साइन की वेव जो होती है हमारी, उसके लिए बताओ V/RMS की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, V0/√2। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी, ये तो आपको चलो बात पता थी साइन की। हम्म। अच्छा, आप बताओ जरा, स्क्वायर वेव की बात करेंगे, फॉर स्क्वायर वेव, जो स्क्वायरिकल वेव दे रखी है ना इस फॉर्म की, उसके लिए जरा बताओ, उसके लिए आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है। उसके लिए आपको मैं बताऊं, V/RMS की वैल्यू होती है V0 के बराबर होती है, जितना मैक्सिमम गया वही क्या होता है, इसका आरएमएस वैल्यू होती है। ये आप जरा नोट करो। ठीक है, क्योंकि इसी से सवाल होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले का पावर लिखेंगे, दूसरे वाले की पावर लिखेंगे, वो दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल। तो हमने क्या लिखी, पहले वाले की पावर पावर लिखी, W' हो गया। ठीक है, नीचे वाले की W लिख देते हैं। पहले वाले की पावर कितनी आएगी आपकी, बताओ। पहले वाले का हम लिख सकते हैं कि V0 का स्क्वायर अपॉन में कितना, √2 का स्क्वायर, है ना। या एक काम करो, V0/√2 का स्क्वायर है ना। तो इस पूरे पे क्या चढ़ गया बच्चों, स्क्वायर चढ़ गया इस पूरे पर, अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। नीचे वाले का बताओ कितना हो जाएगा, नीचे का वाले का हो जाएगा V0/, में कितना हो जाएगा, V0/R। नहीं, W था ना, W वाला था, ये वाला ऊपर W वाला होगा, ये W था, और ये स्क्वायरिकल वेव था, वो था हमारा W'। ठीक है। अच्छा, हमको पहली इक्वेशन मिल चुकी है, और हमको क्या मिल चुकी है, तुम्हारी दूसरी इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, सही है ना। हाँ,
उनको दूसरी इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे। डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू को क्या मार दो बच्चों, डिवाइड मार दो। आपको क्या मिलेगा यहाँ से, वी नॉट का स्क्वायर। अच्छा इस पे तो हम लगाएंगे वी नॉट का स्क्वायर, है ना, इस पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में आर। इधर क्या आ जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2r ऊपर आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, √2 का 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 नीचे आएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पर आ गया। अपॉन में कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट के स्क्वायर से वी नॉट का स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये खत्म, आर से आर खत्म हो गया। तो डब्ल्यू डैश जो मिला हमको, कितना मिला, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब है जो पावर दूसरे वाले में आएगी वो पहले वाले की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी ना, 2 टाइम्स आ रही है हमारी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमको इतना ही जानना था कि स्क्वायर वेव जो होती है उसकी वीआरएमएस की वैल्यू हमको पता हो तो हम इसको आसान सवाल से कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, अब हमको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना इसको। इसमें बोला हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या लगाया हुआ है, दो आइडेंटिकल बल्ब लगा रखे हैं, बिल्कुल सेम बल्ब है, B1 B2 दोनों आइडेंटिकल हैं। इन पे क्या लगा रखा है, एक तरफ कैपेसिटर कैपेसिटर लगाया हुआ है, इस तरफ क्या लगा है, इंडक्टर लगाया है इस ब्रांच के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ना होते तो क्या होता, अगर ये ना होते तो दोनों बल्ब कैसे जलते, समान रूप से जलते। लेकिन क्या हुआ, इनकी ब्रांच में क्या है, कैपेसिटर आ गया और वो आ गया, इंडक्टर आ गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास भी क्या होता है भाई, पहले वाले का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, दूसरे वाले का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, तो इनके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हमको क्या निकालना है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू हमको क्या कर लेनी है, देख लेनी है। एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू हमको काउंट करनी है कितनी होगी, ठीक है। अगर हमने ये चीज देख ली, इसको कंपेयर कर लिया तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक्सी की वैल्यू ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन में आपकी हो गई ओमेगा सी, ठीक है। तो हमको सर क्या निकालना है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू देखनी है और उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक्सी की एक्सएल की वैल्यू लिखो जरा, एक्सी की वैल्यू लिखो जरा, कितनी होगी, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, इसका कितना करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई एफ सी। तो उसको लिखो जरा, 2 हो गया, ठीक है, 2 पाई हो गया तुम्हारा। और तुम्हारे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी थी, 50 दे रखी थी, ठीक है, 50 दी हुई थी तुम्हारी। और तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना था, 500 का था, 500 माइक्रोफेराड 10⁻⁶। एक्सएल की वैल्यू ऐसे लिख लो जरा, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ओमेगा एल हो गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई एफ एल। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 × 10⁻³ था, 10 × 10⁻³ मिली हेनरी का। फिर 2 पाई हो गया तुम्हारा, और फ्रिक्वेंसी हो गई। अच्छा इसको ना हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको खुद पता पड़ रहा है, नीचे वाली जो टर्म है ना वो 10⁻⁻6 में आ रही है, इसका मतलब जो एक्सी होगा वो क्या होगा, एक्सएल से बड़ा हुआ होगा, ठीक। तो एक्सएल जो है हमारा क्या है, एक्सी से क्या है बच्चों, छोटा है ना, साफ देख के पता लग रही है। इसको कैलकुलेट करके टाइम बेकार नहीं करना होता है, फंसाने के लिए रख रखा है बस। इसको तुम करोगे भी ना, तुमको यही चीज मिलेगी, तुम आइडिया भी लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या, एक्सएल का रेजिस्टेंस कितना है, कम है एक्सी से। इसका मतलब है जो दूसरी जो तुम्हारी इंडक्टर वाली ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो इस वाले का जो करंट होगा वो क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसका मतलब B2 जो होगा, B2 क्या करेगा, ब्राइटर होगा B1 से, है ना। तो B2 क्या होगा, मोर ब्राइटर देन B1। इसका मीन्स हमको पता लग गया है कि हमारा जो बल्ब B2 होगा वो तेज जलेगा B1 से। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने ये तरीका लगा के सवाल को करा, ठीक है। अब जरा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या दे रखा है, सर्किट क्या बोल रहा है कि ड्रॉ कर रहा है 330 वोल्ट का की पावर, क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। पोटेंशियल कितना है, 110 वोल्ट का, सप्लाई इतनी है, 60 हर्ट्ज की सप्लाई है, एसी लाइन हमारी। पावर फैक्टर को बोल रहा है कि यूनिटी, पावर फैक्टर इज 0.6 एंड द करंट इज, एंड द करंट लैग्स द वोल्टेज। करंट क्या कर रही है, करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे है, लैग कर रही है। द कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर दैट विल रिजल्ट इन पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, देखो हमको क्या दिया हुआ है, पहला जो हमको दो केस दिए हुए हैं उसके अंदर। पहला वाला जो चीज है वो ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक तो क्या है, देखो इसने कुछ बोला है, इसने बोला है करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। हम्म, और कितने से कर रहा है, पावर फैक्टर 0.6 से कर रहा है। मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, एलआर सर्किट के बारे में बात हो रही है। कौन सर्किट के बारे में बात हो रही है, एलआर सर्किट के बारे में हो रही है। ये पूछ रहा है
कि मैं कितना अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस के अंदर ऐड करूं, कितने अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस ऐड करूं मैं कैपेसिटर का, कि ये जो सर्किट है वो क्या बन जाए तुम्हारा, मतलब रेजोनेंस में चला जाए, एलसीआर सर्किट बना रहा है एक तरह से। इसने पावर फैक्टर क्या करा, यूनिटी करना चाह रहा है। मतलब ये क्या कह रहा है कि कितना करूं कि इसका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। तो दो केस बनेंगे हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ हमारा, केस फर्स्ट हुआ, उसके अंदर तो एलआर सर्किट है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तो हम एक बार बताओ, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमको निकालना है और पोटेंशियल दिया हुआ है, पावर ली हुई है, तो हमको क्या पता है, बी स्क्वायर अपॉन में पी होता है, ठीक है। तो बताओ जरा, ये कितना है पोटेंशियल का, इसका स्क्वायर हो गया, पावर कितनी है तुम्हारी, 330 वोट की पावर है। यहाँ से कितना है रेजिस्टेंस का, 110/3 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको याद रखना भी काम आएगा। बोला है करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसका मतलब किसकी बात चल रही है इसके अंदर, एलआर सर्किट के बारे में बात चल रही है, एलआर सर्किट है ये, ठीक है। इसका पावर फैक्टर के बारे में बात करते हैं। पावर फैक्टर जो होता है इसका, यानी cos फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.6 दे रखी है। पावर फैक्टर कैसे निकालते थे, R/Z करके निकालते थे। जेड की वैल्यू क्या निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं। आर अपॉन में कितना हो गया, आर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा तुम्हारा, जेड स्क्वायर, इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.6 दे रखा है। तो यहाँ से हमको पता लग गया, आर का स्क्वायर प्लस क्या तुम्हारा, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, एक्सएल का स्क्वायर। अच्छा, तो हमको पता लग गया आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू उसके बराबर आएगा आर अपॉन में 0.6, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या हम एक्सएल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी क्या। तो एक्सएल की वैल्यू सोल्व करोगे ना, तो कितना आएगा, पॉइंट आपका मिलेगा 4/3 आर के करीब मिलेगा, हमारा 4/3 आर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आर की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो तुम, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सएल मिल जाएगा, है ना। तो जरा पुट करो कितनी आई है, एक्सएल की वैल्यू के अंदर अगर आप ना 4/3 आर की वैल्यू पुट कर दो, जो क्या थी, 100/110 अपॉन में 3 थी। तो यहाँ से आपका एक्सएल कितना निकल के आ जाएगा, 440/9 ओम का आपका एक्सएल क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पहले वाले कंडीशंस में से मैंने अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस तो निकाल लिया, जो कि हमको आगे काम आने वाला है। इसमें जो सेकंड केस था ना इसका, वो कह रहा था कि कितना कैपेसिटेंस ऐड करूं कि वो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। इसका मतलब इसको cos फाई की वैल्यू कितनी करनी है, दूसरे वाले केस के अंदर 1 करनी है। इसका मतलब सर्किट प्योरली रजिस्टिव जैसा होना चाहिए। प्योरली रजिस्टिव कब होगा, जब तुम्हारा एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्सी के बराबर होगा, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो हमको क्या करना है, देखो ध्यान करो, वहां बोले एक्सी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम एक्सी की वैल्यू कैसे जुगाड़ करके हम फाइंड कर ले, तो क्या हम वहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक। तो एक्स इक्वल टू एक्सएल होगा, और एक्सएल की वैल्यू तो हमने पता करी थी, कितनी थी, 440/90 आई है, 440/90 ओम। और एक्सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 पाई एफ सी के बराबर होती है। यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, है ना, सब कुछ आपको गिवन है। कितना आएगा, 9/2 इंटू 3.14, 60 इंटू में 440। अब आप उसको सोल्व करो, और इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो लगभग मिलेगा आपको 54 माइक्रोफेरेड, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको सोल्व करना है इसको, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू, मतलब 54 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अगर मैं डाल दूं इसके अंदर, तो पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1, और सर्किट क्या बन जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। फिर क्या कहता है आपसे, 11th क्वेश्चन में पढ़ो, एक हमको करंट दे रखा है और 4 एम्पियर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट की डीसी सोर्स से कनेक्ट है। अगर हम क्या करें, सेम कॉइल को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो जिसकी सो द रेडियन पर सेकंड सोर्स आर करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट डिटरमाइन इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये क्या कर रहा है, करंट बह रहा है इसके अंदर 4 एम्पियर का, एक कॉइल के से। पहले तो 12 वोल्ट डीसी से कनेक्ट था, अब हमने सेम कॉइल को क्या करा, एसी से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। आईआरएमएस की वैल्यू दे रखे हैं 2.4 एम्पियर। हमको इंडक्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार डीसी की बात चल रही है, एक बार एसी की बात चल रही है। तो सबसे पहले डीसी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो डीसी के बारे में बताओ, डीसी के अंदर कोई कॉइल का कोई प्रभाव पड़ता था क्या? बताओ, डीसी के अंदर तो कोई कॉइल होती नहीं, तो वायर की तरह काम करता है हमारा। तो डीसी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो देखो जरा, हम इसका रेजिस्टेंस अगर निकालें तो कैसे निकाल पाएंगे? अब रेजिस्टेंस ही क्यों निकाल रहा हूँ मैं? रेजिस्टेंस इसलिए निकालना हूँ क्योंकि यहाँ से फिर मैं आगे जो वैल्यू आएगी आई आर एम एस निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आई आर एम एस दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो फिर जो हमारा जो बनेगा ना, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड जो होता है, वहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा। तो वहाँ से हम इंडक्टेंस की वैल्यू एल जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, सबसे पहले आर निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आर क्या होगा, वी अपॉन में तुम्हारा आई होता है। तो सब कुछ गिवन है, पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट का डीसी का, और करंट कितना 4 का। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। अब हमको किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एसी के जरा बाद में बात कर लेते हैं। तो आई आर एम एस क्या होता है एसी के अंदर, वी आर एम एस अपॉन में कितना जेड। अब जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, आर का स्क्वायर प्लस में क्या है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से अब क्या करना है मेरे को, आप यहाँ से क्या करो, इसको बेस वो बना लो, सब्जेक्ट बना लो इसको एल को, और बाकी सबको क्या फेंक दो दूसरी तरफ फेंक दो, ठीक। तो आप अगर इसको सब्जेक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे, यहाँ से दोनों का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर करो और इस पूरे का स्क्वायर करो, यहाँ से स्क्वायर खत्म, इसको इधर लेके जाओ, है ना, इसको इधर भेज दो। फिर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर को उधर भेज दो, फिर इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, एल बराबर किसका आएगा, 1 अपॉन में ओमेगा रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, या वी आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस, इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ठीक। इतना यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के? अब हमको क्या करना है सर, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1 अपॉन में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखी थी। हम्म, हाँ, ठीक है। और हमको वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू पुट करनी है, 12 है 24, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, और उसके बाद आपको जो इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 0.08 हेनरी। तो इसका ऑप्शन ए कौन सा करेक्ट था, इसका ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन का करेक्ट था, ठीक है। तो समझ में आया हम कि हमने किस तरीके से इस सवाल में अप्रोच लगाई, पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर उसके अंदर आईआरएमएस की वैल्यू के अंदर आर पुट कर दिया, क्योंकि हम वहां से एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो, और 12th क्वेश्चन देखो। इसमें बोला हुआ है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जो पोटेंशियल की वैल्यू कम से क्या कर देता है, हाई कर देता है, ठीक है, बढ़ा रहा है। अच्छा, इसने बोला है तुमको क्या क्या दिया हुआ है, इसने तुमको वाइंडिंग का रेशियो दे रखा है ना, एन एस अपॉन में एन पी अपॉन में एन एस का दे रखी है, 11/50 दे रखा है इसका रेशियो। और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट की क्या लाइन है, इसकी आउटपुट बता रहा है कितनी आउटपुट होगी, मतलब जो बढ़ के आएगी। तो हमको पता है फॉर्मूला कितना होता है, एन पी अपॉन में एन एस, ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला याद करो, एन पी अपॉन में एन एस इक्वल टू क्या होगा, वी पी अपॉन में वी एस। हमको क्या निकालनी है, सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है कि आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। तो यहाँ से वी एस को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सबको इधर फेंक दो। एन एस एन पी अपॉन में कितना हो जाएगा, एन एस एन पी अपॉन में कितना, वी एस की वैल्यू कितनी, वी एन पी वी एस। और यहाँ से क्या करेंगे हम इसको, वी एस को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। चलो ये कलर ले लेता हूँ मैं। तो हम वी एस को क्या बना लेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है, और सबकी बाकी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो जरा करवाओ सबको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन एस वी पी अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर एन पी, ठीक है, यही आएगा तुम्हारा। अब इन सबकी वैल्यू पुट कर देनी है, 50/11, और वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, प्राइमरी वोल्टेज कितनी थी, प्राइमरी कॉइल के अंदर 220 की वोल्टेज थी। तो यहाँ से आपकी सेकेंडरी जो वोल्टेज आ गई है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो कितनी आ गई, 1000 वोल्ट की हमारी पोटेंशियल आ गया है। क्योंकि क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, वोल्टेज क्या करी इसने, 220 वोल्ट से 1000 वोल्ट क्या कर दी, बढ़ा दी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू हमारी मिली यहाँ से, हमारा इसका आंसर आया हमारा 1000 वोल्ट, है ना। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर दे रखी है, और उसको सुपर इम्पोज किया जा रहा है ऑल्टरनेटिंग एसी करंट पर, जिसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको, करंट की इक्वेशन दे रखी है 40 cos ω t, है ना, एम्पियर के अंदर। अब इसकी इफेक्टिव वैल्यू देखनी है कितनी होगी। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, उसको ध्यान से सुनना। जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ना दोनों को मिला के, वो कितनी होगी, आई डी सी प्लस में क्या होगी, आई ए सी के बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, दूसरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 cos ω t दे रखी है। अब इसका क्या करनी है हमको, इफेक्टिव वैल्यू देखनी है, आरएमएस वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आई आरएमएस की वैल्यू कैसे होती है, स्क्वायर करो, मीन करो, उस पर रूट चढ़ा दो। तो इसका और छोटा मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को, देखो। डीसी के अंदर जो आरएमएस वैल्यू, जैसे एसी के अंदर आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपन में रूट तो बोली जाती है, तो डीसी के अंदर ना वही आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू का जो चीज दे रखी है वही चीज होगी तुम्हारी। तो डीसी के अंदर तो आई नॉट का आई नॉट ही रह जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर कितना था, 10 का 10 ही हो जाएगा इसका। जब हम एसी के बारे में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, आई इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई नॉट अपन में रूट 2, तो 40 अपन में रूट 2 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो एन नेट कैसे करते हैं हम, इसका स्क्वायर कर दो, एसी का स्क्वायर कर दो, और क्या कर दो, आई डीसी का स्क्वायर कर दो, और दोनों का क्या कर देना है, आपका स्क्वायर कर देना है। तो कितना है, 10 का स्क्वायर आया, प्लस में कितना है तुम्हारा, 40 अपन में रूट 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, आपका जो आंसर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 10 10 + 1 + 8 मिलेगा, और 8 + 9, और 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा, जहाँ से आपका आएगा आंसर 30 एम्पियर, आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा, नेट करंट आएगा, वो कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर। ठीक है। इसका एक लंबा प्रोसेस भी था, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि पहले सब पे क्या करो, स्क्वायर करो, है ना, फिर उसका मीन लो, फिर उस पर रूट लगाओ। ये भी एक तरीका था। ठीक है, एक छोटा तरीका ये वाला शॉर्टकट। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, एक वोल्ट मीटर है, एसी सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो वो क्या मेजर करता है, तो वो मेजर करता है हमारी आरएमएस वोल्टेज को मेजर करता है ना। जो आरएमएस वैल्यू होती है ना, उसको हमारा क्या करता है, वोल्ट मीटर हमारा मेजर करता है, जिसका नाम क्या होता है, हॉट वायर वोल्ट मीटर, एमीटर के अंदर हॉट वायर एमीटर। ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू पर क्या करता है, काम करता है वो। अच्छा, एवरेज पावर दे रखी है, एवरेज पावर इन द एलसीआर सर्किट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर एवरेज पावर डिपेंड करती है। अच्छा, पावर का एवरेज का फॉर्मूला याद करो कितना होता था, जो फॉर्मूले के अंदर लिखा है उस पर डिपेंड करती है चीज। वी आर एम एस हो गया आपका। अच्छा, इंटू में आई आर एम एस आता था, हाँ सर आता था। साथ में एक चीज और आती थी, याद करो, कोस फाई। अब देखना जरा, पावर जो होगी एवरेज, वो किस किस पर डिपेंड, करंट पर, हाँ, ईएमएफ पर, हाँ, फेज डिफरेंस है ना, ये फाई क्या फेज डिफरेंस है, हाँ। इसका मतलब है डी क्या है, तीनों चीज पर क्या करती है हमारी एवरेज पावर, क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है सर, हमको समझ में आया। अब एक क्या दे रखा है, सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अप्लाइड ईएमएफ होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज, बिल्कुल सही बात है। जो हमने पोटेंशियल दे दिया है, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस निकल के आता था हमारा, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल निकल के आता था, वो भी वही आता था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में याद करो, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बात है, ठीक बात है। फिर ये बोल रहा है अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल के बीच के अंदर कितना डिफरेंस होता था, पाई/2 का होता था, है ना। कैसे ग्राफ आता था, ऐसे आता था फेजर डायग्राम हमारा, 90 डिग्री का क्या होता था, बीच में गैप होता था। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, रजिस्टर के अलोंग और कैपेसिटर के अलोंग भी ऐसे ही आता था हमारा, है ना, याद है। वहां पर भी क्या था, 90 डिग्री पर मिलता था हमको। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में और इंडक्टर के बीच में फेज डिफरेंस 90 का बता रहा है, जो कि क्या गलत है। भाई देखो, ऐसा डायग्राम बनता था, ऊपर से 90, यहाँ से 90, 90 90 कितना होगा, 180 हो गया। तो पाई का डिफरेंस बोलता तो ठीक होता, लेकिन ये गलत बोल रहा है। उसका मतलब यही क्या है, तुम्हारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखते हैं जरा। हमको स्टेटमेंट 1 दी हुई है और 2 दी हुई है, बोला गया मैक्सिमम पावर जो डेसिपेट होती है सर्किट के अंदर, ठीक, और जिसके अंदर क्या लगा है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। तो वो क्या होती है तुम्हारी,
व्हेन रेजोनेंस तुम्हारा आकर हो जाता है तो मैक्सिमम पावर डेसिपेट होती है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर डेसिपेट इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो जरा हम क्या करते हैं, एक बार लिख कर देख लेते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा बताओ जरा, इम्पिडेंस का फॉर्मूला बताओ कितना होता है इम्पिडेंस का एलसीआर सर्किट के अंदर, आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर हमारा क्या हो जाए, आर इक्वल टू क्या हो जाए तुम्हारा, देखो, अगर रेजोनेंस अकर हो जाए, रेजोनेंस अकर मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी, जीरो हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस जो जेड की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। और अब देखो पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, यही तो होता है। अब रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा तो पावर एकदम मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगा, मतलब पहली चीज तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, अब देखो जरा, दूसरा बोल रखा है कि जब एक ऐसा क्यों होता है, मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस। ये बोल रहा है कि फेज डिफरेंस जो होता है तुम्हारा करंट और वोल्टेज के बीच में कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए इसकी पावर मैक्सिमम होती है। चलो लिख के देखते हैं पावर एवरेज का फॉर्मूला। तो हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू में क्या, वी आर एम एस, और क्या होगा तुम्हारा कोस फाई। अब फाई का फेज डिफरेंस क्या बोला है, जीरो बोल रहा है, कोस फाई क्या हो जाता है, तो कोस जीरो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इसका मतलब अभी भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, मैक्सिमम पावर हो जाएगी, मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। चलिए, अच्छा अब क्या दिया हुआ है सर, अब दिया हुआ है एसी सर्किट है हमारा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी है किसकी, ईएमएफ की, है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हुई है हमको, ठीक। इक्वल टू ई नॉट साइन इन एसी सर्किट ईएमएफ करंट आर इक्वल टू, हाँ। तो देखो जरा, हमको एसी सर्किट दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है ईएमएफ की और करंट की हमको दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है पूरी लिख के, है ना। इक्वल टू 200 साइन 314 टी वोल्ट, और क्या दे रखा है, आई इक्वल टू साइन 314 टी प्लस पाई बाई टू। हाँ तुम ये देखो, इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस दिख रहा है वो मुझे तो दिख रहा है, बताओ तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 5/3 का फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, हमको बोला गया एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर बताओ क्या होती है, इतनी देर से हम करते आ रहे हैं अभी। आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होगी, आई आर एम एस कैसे निकालूंगा, आई नोट अपन में रूट टू। वी आर एम एस कैसे निकालूंगा, वी नोट अपन में रूट टू। वी नोट की वैल्यू बताओ कितने, वी नोट की वैल्यू ये हो गई, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, 200 अपन में रूट टू, ये क्या होगा, वी आर एम एस हो गया। आई आर एम एस कैसे होगा, देखो, तुम्हारा करंट के आगे क्या दे रखा है, आई इक्वल टू साइन दे रखा है, मतलब आई नोट की वैल्यू वन है। अब किससे डिवाइड कर दो, रूट टू से डिवाइड कर दो, आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। साथ में क्या दे रखा है, कोस फाई दे रखी है, तो फाई की वैल्यू कितने दे रखी है, 60 डिग्री, है ना, कोस 60 डिग्री की वैल्यू आ गई इसके अंदर, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टू, रूट टू हो गया चार, और चार पंजे क्या होगा तुम्हारा 20, यहाँ से कितना आएगा पावर, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, 50 वोट की एवरेज पावर आ जाएगी इसकी, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन का। अच्छा अब देखो जरा क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि साइनसोइडल वोल्टेज का एक इक्वेशन दे रखी है, और एलसीआर सर्किट पे क्या कर रही है, अप्लाई करी जा रही है। इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है हमको। हमको फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में, हमको ये चीज निकालनी है। अच्छा, तो कैसे करेंगे, हमको फेज डिफरेंस निकालना है और क्या निकालना है तुमको, फेज डिफरेंस ही निकालना है, किसके, वोल्टेज और करंट के बीच में निकालना है हमको, ठीक है। कैसे करें इसको बताओ, हम सबसे पहले एक्सएल की वैल्यू फाइंड कर लें, है ना, काम आएंगे आगे, क्योंकि फाइव की वैल्यू निकालनी है। तो फाइव कैसे आता है, फाइव आता है तुम्हारा भाई, टेन फाइव क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, यही तो होता है। टेन फाइव की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। तो यहाँ से हम क्या निकालने, पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लें, आर की वैल्यू फाइंड, आर की वैल्यू तो हमको गिवन है, ठीक है। हम यहाँ से एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एल हो जाएगी, ओमेगा एल कितना हो जाएगा यहाँ से, भाई यहाँ से कितना होगा तुम्हारा ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी हुई, 3000 इंटू में एल की वैल्यू 10 की पावर -2, तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू फाइंड करके आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 30 ओम आएगी। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, एक्सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 1/में ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो,
है ना, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है तुमको। यहाँ से तुम्हारा कितना आएगा, एक्स सी की वैल्यू 40/3 है। तो ये तो नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है ना। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो लेंथ ही होगी, उसका कोई यूज तो होगा नहीं, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको कि यहाँ से एक्स सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और एक्सएल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है, 100 ओम की वैल्यू हमको गिवन है। हमको क्या निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा जो टेन फाई है वो क्या निकल कैसे आता था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, याद करो जरा, है ना। फेज डिफरेंस हमको निकालना है, तो टेन फाई एक्सएल माइनस एक्सी। अच्छा, अब क्या करें, हम आर से डिवाइड मार दूंगा, ठीक। एक्सएल माइनस एक्सी निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो, एक्सएल में से एक्स को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, एक्सएल में से एक्सी को माइनस करोगे तो तुमको मिलेगी वैल्यू, कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 50/3 मिल जाएगी, है ना। 50/3 आपको वैल्यू मिल जाएगी। और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 100 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी तुम्हारी, 5 6 30 हो गई, 5 6 30 हो गई। तो 1/6 आ गया, टेन फाइव की वैल्यू 1/6 हो गया। मतलब फाइव किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/6, 1/6 होगा तुम्हारा 0.17। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। पूछा गया है क्या होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन एंड द करंट इन प्योरली सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अगर हम क्या करें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को आधी कर दें, तो उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस का फर्क किस पे पड़ेगा तुम्हारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, अच्छा, ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन इंडक्टिव रिएक्टेंस, दो चीज पर बोल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, हम आधी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसको घटा रहे हैं ना, आधी कर रहे हैं। तो हमको बता रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सएल पर क्या पड़ेगा प्रभाव, और करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके इक्वेशन लिख लेते हैं जरा। एक्सएल की फॉर्मूला कहते हैं तो ओमेगा एल होता है, इसको क्या लिख सकते हो, 2πf L हो गया, ठीक है। अब हमको करंट के में भी चाहिए, तो आई क्या होता है तुम्हारा, V/XL होता है। अच्छा, अब बताओ जरा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूँ, घटा रहा हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा हूँ तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, घटेगी। अच्छा, ठीक है सर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने घटाई तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अच्छा, तो बताओ जरा, सबसे पहले काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी और हमारा करंट की वैल्यू बीच में देखें जरा। तो हमारा जो करंट, देखो सारी चीज बराबर आ रही है ना भाई, आई की वैल्यू कैसे आएगी, V/XL आ जाएगी। और एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2πf। मतलब जो आई होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/f के प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं घटाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्सएल और एफ और एक्सएल के बीच में देख लो, अगर फ्रीक्वेंसी को मैंने घटाया, आधा करा, तो एक्सएल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सएल क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी को आधा करा तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ, ठीक है, ये सही लग रहा है अभी तक तो। अच्छा, करंट को अगर मैंने क्या करा, अगर मैं क्या करूँ, करंट को नहीं, फ्रीक्वेंसी को और क्या कर दूं, आधा कर दो, तो करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, डबल हो जाएगा। यहाँ से देखो जरा, ये नहीं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, करंट क्या हो जाएगा, डबल हो रहा है मेरा। आप ये दोनों इक्वेशन को देखते क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 21st जो क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि क्या निकालो, वैल्यू फाइंड करो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। टाइम की वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पर हमको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में हमको क्या करनी है, लिखा करनी है। तो इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हमको पहले E0 की वैल्यू चाहिए। E0 की वैल्यू बताओ कितनी होगी इसकी, E0 की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ, पीक वैल्यू ऑफ EMS 10 दे रखी है, तो 10 लिख दिया। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है भाई, ओमेगा बताओ कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है क्या इसके अंदर, ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा कितना होता है, 2πf होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी की वन है क्या, हाँ, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 100π आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 100π। और टाइम की वैल्यू कितनी रखी है, 1/में
600, 600 से जीरो से दो जीरो कट गए, यहाँ पर क्या बचा, पाई अपॉन में 6 बचा। अब साइन पाई अपॉन में 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो जो ई आएगा कौन से टाइम पर, 1/600 सेकेंड पर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10, इंटू में इसकी वैल्यू 1/2, मतलब 5। तो उस टाइम पर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना थोड़ा। हमको क्या करनी है, आरएमएस की वैल्यू दे रखी है, एक वेव फॉर्म दे रखी है, उसकी आरएमएस वैल्यू हमको गिवन है, पी अपॉन में रूट क्यू गिवन है ना, अंडर रूट पी अपॉन में क्यू गिवन है। हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो आपको एक चीज याद है जरा, कि हम ना वीआरएमएस कैसे निकालते थे, वीआरएमएस निकालते थे हम अंडर रूट वी का स्क्वायर कर दो, वी का स्क्वायर में कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो, फिर उसका क्या लो, मीन लो, फिर उसका क्या कर दो, रूट लगा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जरा, इसको ना इस पार्ट के लिए स्टडी करते हैं, जो इस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। आधा क्या कर लिया, तोड़ लिया हमने। इस पर हम क्या निकालेंगे, आरएमएस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, जो भी वैल्यू आएगी आरएमएस की, वो इस वाली वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, वहां से पी और वी की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू निकलेगी, उनको उठाकर उनको जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इस वाली लाइन की इक्वेशन की लिखने का, इक्वेशन को ट्राई करो जरा, कितना लिखेंगे। तो y = mx + c क्या होती है, इक्वेशन होती है इनकी, है ना, लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से कितनी आएगी पहले वाले की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी, v = mx + c, m की वैल्यू कितनी आएगी, स्लोप कितना आ रहा है, इसके अंदर 2 आ रहा है भाई, देखो y2 - y1 x2 - x यहाँ से क्या, स्लोप 2 आ रहा है भाई, और x क्या है, t हो गया, और इंटरसेप्ट कितना है, 0 है इसके अंदर। ठीक है, अगले के लिए देखो जरा, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, -2 आ रहा है स्लोप इसका। ठीक है, होगा तुम्हारा भाई, एक्स एक्सिस होगी तुम्हारी, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 4 का इंटरसेप्ट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक, यहाँ तक निकाल लोगे क्वेश्चन। अब हमको आर एम एस की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो वी आर एम एस कैसा आएगा, इन सब का पूरे का रेट रूट करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज मतलब उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4t² इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, 0 से 1 तक। फिर अगला इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 1 से 2 के बीच होगा, और इसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, -2 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, 40 का स्क्वायर, अगले का कितना हो जाएगा, 16, और माइनस क्या हो जाएगा, -2 है भी, मतलब 16t, इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मत भूलना, जब हम क्या कर रहे हैं, उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अंदर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इंटीग्रल अपॉन में कितना तुम्हारा dt। अब dt को क्या करो, dt को dt, अब बार बार dt लिखने से अच्छा है, जो उसका इंटीग्रेशन dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, 0 से t तक। तुमने क्या लिख दे रहा हूँ, t लिख दे रहा हूँ मैं सिंपल, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको आराम से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन सॉल्व करके जो आएगा मैं लिखता हूँ तुमको, ठीक है। पहले वाले का जो वैल्यू पुट करो, उसका इंटीग्रेशन t³ 3/3 होगा, फिर 1 रखोगे, फिर 0 वैल्यू पुट करोगे, जहाँ से वैल्यू आएगी 4/3 आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितने की, 4/3। फिर अगला क्या आएगा, 40 का स्क्वायर, 4³ 3/3, फिर एक बार 2 रखूंगा, एक बार 1 रखूंगा। ठीक, फिर यहाँ से कितनी इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी, यहाँ से आएगी तुम्हारी 4/3, इंटू में 7 आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 16 इंटू में 1 आएगा तुम्हारा, मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, माइनस तुम्हारा 16/2, और यहाँ मिलेगा 3। तो दो, 2×8 = 16 कर लेना, यहाँ से इसको वैल्यू काट के 8 हो जाएगा तुम्हारा। और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा, टी चल रहा है, उसका कितनी वैल्यू है, 2 सेकंड। तो यहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन है, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर। अब इनकी जब वैल्यू सोल्व करोगे तुम, तो कितना आएगा, 4/3, प्लस क्या आएगा तुम्हारा, 28/3 आएगा, प्लस क्या आएगा, 16 माइनस 24, अपन में कितना, 2। यहाँ से इसकी जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू आएगी, रूट पूरे पर रूट लग रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 4/3। इतनी मेरे को वीआरएमएस आया था, इतना मेरे को वीआरएमएस मिला है। और मेरे को वीआरएमएस की वैल्यू कितनी गिवन थी, p/√p/q गिवन थी। तो क्या कंपेयर कर पा रहा हूँ मैं, कि p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई है, और q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई है। मेरे से पूछा था p + q बताओ,
तो पी प्लस कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। ठीक, तो इसका कोई वो नहीं था, ये न्यूमेरिक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 7। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है। तो पहले वाले का, हम पहले वाले को चार्ज कर रहे हैं 16 वोल्ट से, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस दे रखा है 1200 माइक्रो फैराड का। दूसरे वाले को बोले हैं कि उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा अगर उसका अगर भाई दोनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एक का 300 माइक्रो फैराड दे रखा है, एक का दे रखा है 1200 माइक्रो फैराड। तो इसके अंदर आपको एक की पॉइंट आपको नोट करना है। जो की पॉइंट है वो ये है, एलसी ऑसिलेशन के टाइम जब भी तुम्हारा ना एनर्जी जब भी जाती है, एक से निकल के दूसरे में जाती है, तो वो क्या होती है, बराबर होती है। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल होती है उनका। मतलब क्या है भाई, एक कैपेसिटर से की एनर्जी दूसरे कैपेसिटर पर जाएगी तो दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। हम मानते हैं कि बीच में कोई एनर्जी क्या होनी, लॉस्ट नहीं हुई है। और दोनों का पोटेंशियल क्या होता है उस टाइम पर, मैक्सिमम होता है। तो सिंपल सा हम इसमें ये कर सकते हैं कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर, जो क्या था मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, इसके बराबर रख सकता हूँ C2 V2 का स्क्वायर। हमको V2 का पोटेंशियल जो था मैक्सिमम वो फाइंड करना था, और मैक्सिमम होता है हमको पता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, V2 को सब्जेक्ट बना लो, है ना, हाफ से हाफ काट दो, V2 को क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। तो हमको क्या मिलेगा, V1 √ क्या मिलेगा, C1//C2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो जरा। V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 16 वोल्ट है। C1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 300। और नीचे कितनी है भाई, माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कट जाएगा तो लिख नहीं रहा हूँ इसको। नीचे क्या होगा, 1200। तो 4 × 3 = 12 है, और 3 × 4 = 12 है। और यहाँ से 2 निकलेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, 16/4 हो गया, 4 का √2 हो गया। और 2 से क्या होगा तुम्हारा, 16 कट के क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से आप V2 की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो निकाल सकते हो, कितनी, 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसका क्या था, की कंसेप्ट था इस सवाल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 24th क्वेश्चन में बोला रखा है, इसने क्या दे रखा है, एक एलसीआर सर्किट है जहाँ पर हमारा एसी सप्लाई दे रखी है ना, फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। अच्छा, इसमें बोल रखा है कि जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर के अंदर वो 25 मिली जूल है, इंटर के अंदर क्या 100 जूल है। IRMS की वैल्यू भी दे रखी है इसने इसने पूछा है। इसने कुछ चीज तो बिना बात की दी हुई है, मतलब क्वेश्चन के अंदर और चीजें पूछी जा सकती थी पर पूछी नहीं गई हैं इसके अंदर। हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड इंडक्टेंस। मतलब हमको क्या करना है, एल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अच्छा, हमको पता है, देखो एनर्जी स्टोर दे रखी है इसके अंदर, दे रखी है ना, इंडक्टर के अंदर दे रखे है, 100 जूल दे रखी है। अच्छा, इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, ½ LI²। आई क्या होगा, IRMS का स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है। यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ, एल को सब्जेक्ट बनाओ, तो बाकी सबको दूसरी तरफ रख दो। 2 × में U अपॉन में क्या हो गया, IRMS का स्क्वायर। तो 2, इसकी वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 100। IRMS की वैल्यू कितनी थी, 10, और उसका स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा आपका। जो इंडक्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2, और उसकी यूनिट H। मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 हेनरी हमारा हो जाएगा इंडक्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए रख रखी थी, बस इंडक्टेंस पूछा था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, 25th क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मर से आने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अच्छी बात ये होती है, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो आप लिख लो। तो नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं इसके, प्राइमरी कॉइल के अंदर कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 1500। ठीक है, हमको सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल भी दे रखा है, कितना वोल्टेज है, कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, 60 K में दे रखा है, और के की वैल्यू हमको शायद आगे निकालनी, हाँ, के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा आप ये बताओ, हमको एक फॉर्मूला पता था, VS/VP = NS/NP। हमको अगर 3 चीज पता है तो एक चीज पता पड़ जाएगी आराम से। अब हमको जो तीसरी चीज है वो और निकालनी है हमको। चलो देखो, VS/VP इक्वल टू क्या होता है, NS/NP। NS और NP तो पता है हमको, है ना। VS की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमको एक बार VP की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो VP की वैल्यू घुमा के दे रखी है कि फ्लक्स की रूप में दे रखा है। तो जो फ्लक्स दे रखा है ना,
वो कितना दे रखा है प्राइमरी कॉइल के अंदर, 5 नॉट + 4 t। कितना फ्लक्स दे रखा है, अगर ईएमएफ निकालना है, पोटेंशियल निकालना है प्राइमरी कॉइल के अंदर, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे, d5/dt कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो करोगे तो कितना आएगा इसका, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो अब हमको सारा सब की चीज पता है हमको। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है सेकेंडरी कॉइल का। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट बनाया, दूसरी तरफ फेंक दिए बाकी चीजों को, NS/Np। हम्म, इसका क्या है, यहाँ से NS/Np आ गया। अच्छा, यहाँ पर कितना है Vp, तो रख दो सबको, NS/Np की वैल्यू रख दो यहाँ से, 1500। नीचे क्या होगा आपका, 50। यहाँ से कितना निकल गया, 4 वोल्ट। काट दो, 5 × 3 = 15, 30, और 30 और 4 कितने हो गए, 120 हो गई। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 120 वोल्ट। अच्छा, और यहाँ पर कितने दे रखी थी, 60। अब देखो कितना गुणा करूं कि ये 120 बन जाए, 60 में 2 गुणा कर दूं मैं, या एक काम करो, 60 के को किसके बराबर पुट कर दो, 20 के पुट कर दो, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी हमारा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमको मिल गई, 2 मिल गई है। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपसे फिर किसी दिन मिलते हैं नए किसी पेपर के सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।